Dear students, good morning. Welcome in my physics class. Myself Srinivas Tiwari, Jagatjeet Inter College, Ikona, Shravasti. Today topic is परिवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण। आज हम लोग परिवर्ती वृत्तीय गति में कण के त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर कोई कण है जो परिवर्ती वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका त्वरण कैसे निकाला जाए, इसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गेट रेडी फॉर इट, लेट अस स्टार्ट। आप सब लोग तैयार हो जाए, शुरुआत की जाती है इसकी। देखिए, परिवर्ती वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो यदि कण की वृत्तीय गति एक समान ना होकर के परिवर्ती हो, यदि कण की वृत्तीय गति एक समान ना होकर के परिवर्ती हो, अर्थात कण की चाल लगातार बदल रही हो, कण की चाल जो है लगातार बदल रही हो। कण मान लीजिए कोई कण है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, उसकी चाल यहाँ पे मान लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे पहुंची तो 40 हो गया, यानी लगातार क्या रही हो, बदल रही हो। तो कण की गति में त्रिज्य त्वरण के साथ साथ यानी अभिकेंद्र त्वरण के साथ साथ, त्रिज्य त्वरण को ही हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण जो है वो केंद्र की ओर लगता है वृत्त के, इसलिए उसको अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब ये अभिकेंद्र त्वरण जो होता है इसी को हम त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति न कर करके परिवर्ती वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल लगातार बदल रही होती है। इससे कण की गति में त्रिज्य त्वरण के साथ एक स्पर्श रेखीय त्वरण भी होता है, जो त्रिज्य त्वरण के लंबवत बाहर की ओर होता है। यह स्पर्श रेखीय त्वरण है और ये कौन सा त्वरण है? त्रिज्य त्वरण। त्रिज्य त्वरण को आप जानते हैं, ये वही अभिकेंद्र त्वरण है जिसे हम त्रिज्य त्वरण कहते हैं। अब देखिए इधर, यदि कण, ये कोई कण है, यदि कण सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कण के स्पर्श रेखीय वेग में परिवर्तन डेल्टा बी हो, यानी ये जो कण परिवर्ती वृत्तीय गति कर रहा है, यदि इस कण के सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में कण के स्पर्श रेखीय वेग में परिवर्तन डेल्टा बी हो, तब कण का औसत स्पर्श रेखीय वेग, औसत स्पर्श रेखीय वेग ए सफिक्स में टी, ट्रांसवर्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स मतलब स्पर्श रेखीय बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी सूक्ष्म हो, समय बहुत क्या हो, बहुत कम हो, तो इस वेग को हम क्या कहेंगे, इस मतलब समय जब बहुत कम होगा तब इस त्वरण को हम क्या कहेंगे, तात्कालिक या तात्क्षणिक। तब कण का तात्कालिक स्पर्श रेखीय त्वरण, तो कण का तात्कालिक स्पर्श रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा, AT बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। अब ये बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, dv अपान dt। तथा कण का, अब ये स्पर्श रेखीय त्वरण आपको पता हो गया, तथा कण का अभिकेंद्र या त्रिज्य त्वरण, तो अभिकेंद्र या त्रिज्य त्वरण आप पढ़े हैं, AR बराबर b स्क्वायर अपान r। अब देखिए ये दोनों, ये आपका स्पर्श रेखीय त्वरण है और ये त्रिज्य यानी अभिकेंद्र त्वरण है, और दोनों परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। तो जब ये दोनों त्वरण AT तथा AR परस्पर लंबवत होते हैं, यानी जब कोई कण परिवर्ती वृत्तीय गति करता है यानी उसकी गति एक समान ना होकर के परिवर्ती होती है, तो उसके अभिकेंद्र यानी त्रिज्य त्वरण के लंबवत बाहर की ओर एक और त्वरण कार्य करता है जिसको हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वो त्रिज्य त्वरण के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। अतः कण का परिणामी त्वरण, तो परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा, a बराबर अंडर रूट AR, AR का मतलब रेडियल यानी त्रिज्य, ठीक है, चाहे इसको आप AC लिख दीजिए अभिकेंद्र के लिए, तो ये अभिकेंद्र त्वरण प्लस ये कौन सा त्वरण हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण का स्क्वायर प्लस स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर। अब अगर कोई कण परिवर्ती वृत्तीय गति कर रहा है और उसका अभिकेंद्र त्वरण तथा स्पर्श रेखीय त्वरण दोनों आपको पता है, तो आप उसका परिणामी त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए का मान ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इसको आप देख लेंगे एक बार।
अभिकेंद्र बल के बारे में। हम लोगों ने अभिकेंद्र त्वरण के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जब कोई कण अथवा पिंड एक समान चाल v से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति में एक अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र त्वरण का मान कितना होता है? AC से लिखिए या इसको किससे लिख सकते हैं? AR से बराबर होता है v²/r। मतलब हमने ये पढ़ा है कि जब कोई कण एक समान चाल से स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर v चाल से गति करता है, एक समान चाल v से स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर गति करता है, तो उसके केंद्र की ओर उसके गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहते हैं। AC बराबर होता है v²/r। यह अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है। AC बराबर क्या होता है? v²/r होता है। अब देखिए, दिशा बदलती रहती है तथा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। ये जो अभिकेंद्र त्वरण है, मान लीजिए कि कण यहाँ पे है तो त्वरण की दिशा ये हो गई। अब कण यही यहाँ पे पहुंच जाएगा तब भी त्वरण की दिशा यही रहेगी। अगर कण यहाँ पे पहुंच गया तो भी त्वरण की दिशा यहीं पे होगी। यानी उसके जो त्वरण की दिशा होती है वो हमेशा केंद्र की ओर ही होती है, परंतु दिशा यानी उसका जो उसके जो कण के गति की जो दिशा होती है वो लगातार बदलती रहती है। न्यूटन के नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है। न्यूटन ने बताया था कि F प्रोपोर्शनल टू m और F प्रोपोर्शनल टू a। ये न्यूटन का नियम ही बता रहा है। त्वरण जो है वो सदैव किसी बल से ही उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। यानी त्वरण हमेशा बल से उत्पन्न होता है और इस त्वरण की दिशा और बल की दिशा एक समान होगी। यानी जिस दिशा में त्वरण होगा उसी दिशा में बल भी होता है। त्वरण हमेशा F प्रोपोर्शनल टू, यानी त्वरण हमेशा बल से उत्पन्न होता है तो बल की दिशा वही होगी जो त्वरण की दिशा होगी। अतः इससे क्या है? स्पष्ट है। तो इससे क्या स्पष्ट है? अब हम आपको सर्कुलर मोशन की परिभाषा दिए देते हैं एक लाइन की कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। देखिए, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है। जब कोई कण सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। देखिए, यहां पे जब कण है, इसके वेग की दिशा बल की दिशा, यानी वृत्तीय गति करते हुए कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी बिंदु को केंद्र मान करके कोई वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही है तो वहां पे अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि अगर वृत्तीय गति करेगा तो अभिकेंद्र बल का होना जरूरी है, तभी वो संतुलित रूप से सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अब देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो अभिकेंद्र बल F का मान लीजिए ये स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपको मैंने हर जगह पे बता दिया है, 4 पॉइंट्स ले लिए हैं। चारों पॉइंट्स पे मैंने दिखा दिया है कि उस पर लगने वाला बल इधर है। तो आप जानते हैं, देखिएगा, यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो अभिकेंद्र
बल एफ का मान, एफ का मान। तो आप जानते हैं क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये सूत्र होता है। अब यहाँ अभिकेंद्र बल आप निकाल रहे हैं तो अभिकेंद्र बल F बराबर द्रव्यमान गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अभिकेंद्र त्वरण। तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे, यानी F बराबर आपको मिल जाएगा m इंटू बी स्क्वायर बटे आर। F बराबर क्या मिल जाएगा, m इंटू बी स्क्वायर बटे, यहाँ वेक्टर मत लगाइए, बी स्क्वायर बटे क्या मिल जाएगा, आर। ये क्या मिल गया, अभिकेंद्र बल का सूत्र मिल गया। अब ये वेग v के पद में मिला है, किसके पद में, v के पद में। अब यदि देखिए, यदि v बराबर क्या है, r ओमेगा, v के स्थान पे क्या हो, r ओमेगा हो, तब क्या हो जाएगा, f बराबर m b स्क्वायर, यानी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे r। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी f बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। ये आपका हो गया अभिकेंद्र बल। अब देखिए, अभिकेंद्र वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल के उदाहरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कार का सड़क पर मुड़ना, आप लोगों ने देखा होगा, सड़क पर कार का मुड़ना। देखिए, जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कार को यह बल उसके टायर तथा सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हैं अथवा सड़क गीली या बर्फीली है तो घर्षण बल कम हो जाता है। यदि यह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी यह आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान नहीं कर पाएगा घर्षण बल, तो कार मुड़ने की बजाय फिसलने लगती है। कार क्या होता है, मुड़ने की बजाय क्या होता है, फिसलने लगती है। दूसरी बात, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो सड़कें होती हैं, सड़कों पे ऐसे जहाँ मोड़ होता है, मुड़ी होती है, अंदर की ओर सड़कें थोड़ा धसी होती है और बाहर की ओर उठी होती है। यानी ये सड़क बनी है, मान लीजिए, तो ये थोड़ा इधर की तरफ ये मुड़ी है, ये मुड़ रही है इधर, तो अंदर का भाग थोड़ा दबा होता है, वो इधर वाला भीतरी भाग थोड़ा तिरछी सड़क होती है। ये इसलिए बनाई जाती है कि आवश्यक वाहन को मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए, जिससे वाहन आसानी से मुड़ जाए, फिसले ना। और देखिए, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति, जब कण का भार नागण हो तो भी उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल के और उदाहरण है, डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, जब पिंड का भार नागण नहीं है, संकुलोलक। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अब देखिए, ये जो अभिकेंद्र बल होता है, न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया बल को, यानी एक फोर्स तो अभी हमने आपको बताया कि ये है वृत्त, यहाँ पे कोई वस्तु है, अब इधर की तरफ भी वेग से गति कर रही है, तो केंद्र की ओर ये फोर्स लग जाए, इसको आपने क्या कह दिया, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। तो ऐसे इसके ठीक विपरीत दिशा में, यानी अभिकेंद्र बल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है, इसको हम कहते हैं अपकेंद्र बल। ये जो अपकेंद्र बल होता है, ये अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल होता है। तो अपकेंद्र बल आप समझे रहेंगे कि अपकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्र बल कहते हैं।
अगले टॉपिक में हम आपको संकलोलक के बारे में पढ़ाएंगे कि संकलोलक क्या होता है। धन्यवाद, शुभ दिन।